15 अप्रैल 2024 कच्छ, गुजरात, भारत। यह कोई साधारण सुबह नहीं थी। रेगिस्तान की हवा उस दिन कुछ अलग महसूस हो रही थी। चारों ओर फैली रेत जैसे किसी गहरे रहस्य को अपने भीतर छुपाए बैठी हो। पनंद्रो लिग्नाइट माइन, एक ऐसी जगह जहां आमतौर पर लोग केवल कोयला, मिट्टी और खनिज खोजने आते हैं, लेकिन उस दिन धरती ने कुछ और ही बाहर निकाल दिया। ऐसा कुछ जो न केवल विज्ञान को चौंका दे, बल्कि हजारों साल पुरानी कहानियों को भी दोबारा जिंदा कर दे। मशीनें चल रही थीं, जमीन को काटा जा रहा था, और तभी मिट्टी के नीचे से झलकने लगी कुछ हड्डियां। सामान्य हड्डियां में नहीं, बहुत बड़ी, बहुत भारी और अस्वाभाविक रूप से प्राचीन। मजदूर रुके, इंजीनियर रुके। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया, क्योंकि जो दिख रहा था वह सामान्य नहीं था। वह किसी आम जानवर का अवशेष नहीं लग रहा था। वह कुछ ऐसा था जिसे देखकर दिमाग अपने आप सवाल पूछने लगता है, यह क्या है, किसका है, और यह यहां कैसे पहुंचा। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह खो जाने वाले महीनों में पूरी दुनिया का ध्यान खींच लेगी। और यह भी नहीं कि इस खोज का नाम एक ऐसे प्राणी पर रखा जाएगा जिसे अब तक लोग केवल मंदिरों, ग्रंथों और कथाओं में जानते थे। वासुकी। जब धरती ने अपना पहला संकेत दिया, पनंद्रो लिग्नाइट माइन में खुदाई कोई नई बात नहीं थी। सालों से यहां से खनिज निकाले जा रहे थे, लेकिन इस बार जो मिला वह बाकी सबसे अलग था। मिट्टी हटाई गई और एक के बाद एक रीढ़ की हड्डी के टुकड़े सामने आने लगे। एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, कुल 27। हर हड्डी इतनी बड़ी कि उसे उठाने में कई लोगों को लगना पड़ा। पहली नजर में वैज्ञानिकों ने सोचा यह शायद किसी प्राचीन मगरमच्छ या बड़े छिपकली जैसे जीव के अवशेष होंगे। ऐसा पहले भी हो चुका था। कई बार जीवाश्म पहली नजर में कुछ और लगते हैं और बाद में कुछ और निकलते हैं। इसीलिए इन हड्डियों को सावधानी से पैक किया गया, डेटा दर्ज किया गया और उन्हें अध्ययन के लिए सुरक्षित रख लिया गया। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये हड्डियां आने वाले वर्षों में इतिहास बदल देंगी। समय बीतता गया, साल बदलते गए और ये हड्डियां फाइलों और संग्रहालयों की अलमारियों में शांत पड़ी रहीं, जैसे खुद समय का इंतजार कर रही हों। 17 साल का मौन साल, 2005 से लेकर 2022 तक, पूरे 17 साल। इन हड्डियों ने कोई शोर नहीं मचाया, कोई दावा नहीं किया, कोई कहानी नहीं सुनाई। लेकिन विज्ञान में अक्सर ऐसा ही होता है। कुछ खोजें तुरंत बोलने लगती हैं और कुछ सही समय का इंतजार करती हैं। साल 2022, भारतीय जीवाश्म वैज्ञानिक देबजीत दत्ता, जब उन्होंने इन हड्डियों को दोबारा देखा तो उन्हें तुरंत कुछ अजीब लगा। हड्डियों का आकार, उनका घुमाव, उनकी बनावट, यह किसी मगरमच्छ की नहीं लग रही थी। यह किसी जात प्रजाति से मेल नहीं खा रही थी। उन्होंने माप लिए, तुलनाएं की, दुनिया भर के जीवाश्म रिकॉर्ड खंगाले और धीरे धीरे एक चौंकाने वाला सच सामने आने लगा। यह कोई मगरमच्छ नहीं था, यह कोई छिपकली नहीं थी, यह एक सांप था, लेकिन साधारण सांप नहीं। यह एक ऐसा सांप था जैसा आधुनिक दुनिया ने कभी नहीं देखा। वासुकी इंडिकस जब विज्ञान ने नाम रखा, अप्रैल 2024, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय के सामने आधिकारिक घोषणा की गई। एक नई प्रजाति, एक ऐसा जीव जो करोड़ों साल पहले धरती पर रेंगता था, जिसका आकार आज के किसी भी जमीन पर रहने वाले सांप से कई गुना बड़ा था। इस प्रजाति का नाम रखा गया वासुकी इंडिकस। वासुकी, यह नाम यूं ही नहीं चुना गया। भारतीय पौराणिक कथाओं में वासुकी नागों का राजा है। भगवान शिव के गले में विराजमान सर्प, समुद्र मंथन में रस्सी बनने वाला वही वासुकी, और अब विज्ञान के अनुसार एक वास्तविक जीव भी। यहां से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब यह केवल जीवाश्म विज्ञान की कहानी नहीं रह गई थी। अब यह सवाल बन गई थी, क्या हमारे पुराण केवल कल्पना थे, या फिर उनमें कहीं ना कहीं किसी भूले हुए सत्य की झलक छुपी हुई है। वासुकी इंडिकस कितना विशाल था। जब वैज्ञानिकों ने हड्डियों के आधार पर अनुमान लगाए तो आंकड़े चौंकाने वाले थे। इस सांप की लंबाई लगभग 10.9 मीटर से लेकर 15.2 मीटर तक हो सकती थी, यानी लगभग 50 फुट। कल्पना कीजिए, एक 5 मंजिला इमारत जितना लंबा सांप। इसका वजन लगभग 1000 किलोग्राम आंका गया।
यह तेज नहीं था, यह दौड़ता नहीं था, यह इंतजार करता था, और जब शिकार पास आता तो अपने विशाल शरीर से उसे जकड़ लेता। दबाव, घुटन और फिर मृत्यु, यह उस समय का शीर्ष शिकारी था। ऐसा शिकारी जिसके सामने बचने की संभावना लगभग शून्य थी। वासुकी कब जीवित था? वासुकी इंडिकस मिडल इयोसीन युग में जीवित था, लगभग 47 मिलियन वर्ष पहले। उस समय धरती का वातावरण आज से बिल्कुल अलग था। तापमान अधिक था, जंगल घने थे, नदियां और दलदल फैले हुए थे। गुजरात का यह इलाका उस समय एक समृद्ध जैविक क्षेत्र था। ठंडे खून वाले जीव जैसे सांप उस गर्म वातावरण में असामान्य रूप से बड़े हो सकते थे। इसीलिए वासुकी इतना विशाल बन सका। यहां से कहानी बदलती है। अब सवाल केवल यह नहीं था कि एक विशाल सांप कब और कहां रहा। सवाल यह था कि इंसान ने वासुकी जैसी कल्पना क्यों की। क्यों हर सभ्यता में विशाल सर्प की कहानियां मिलती हैं? क्यों भारतीय पुराणों में वासुकी को इतनी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई? क्या यह केवल प्रतीक है या फिर किसी भूले हुए अनुभव की स्मृति? वासुकी नाग धर्म में स्थान सनातन धर्म में वासुकी नाग कोई साधारण सर्प नहीं है। वह नागों का राजा है, वह पाताल लोक का अधिपति है, वह शिव का परम भक्त है। महाभारत में वासुकी का उल्लेख आता है। समुद्र मंथन में वही रस्सी बनता है, वही विष को सहता है और वही शिव के गले में स्थान पाता है। यह सम्मान यूं ही नहीं दिया गया। भारतीय परंपरा में सर्प केवल डर का प्रतीक नहीं रहा, वह शक्ति है, वह ऊर्जा है, वह समय है। पाताल लोक डर नहीं, रहस्य पाताल लोक को अक्सर गलत समझा गया है। यह नरक नहीं है, यह दंड का स्थान नहीं है, यह पृथ्वी के नीचे स्थित एक रहस्यमय लोक है जहां नाग रहते हैं, जहां अपार धन और ज्ञान है। भारतीय ग्रंथों में पाताल लोक को समृद्ध बताया गया है। वहां सूर्य का प्रकाश नहीं है, लेकिन जीवन है। आज का विज्ञान भी कुछ ऐसा ही कहता है। आधुनिक विज्ञान और पाताल लोक आज वैज्ञानिक जानते हैं कि धरती के नीचे एक विशाल जीवमंडल मौजूद है जिसे डीप बायोस्फीयर कहा जाता है। ऐसा जीवन जो सूर्य के बिना भी जीवित रह सकता है, जो अत्यधिक दबाव और तापमान में भी टिक सकता है। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो करोड़ों वर्षों से लगभग बिना बदले जीवित हैं। क्या यह संभव है कि पाताल लोक की कहानियां इसी अदृश्य दुनिया की स्मृति हों? समुद्र मंथन ब्रह्मांडीय तनाव की कथा। समुद्र मंथन केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, यह तनाव की कथा है, घर्षण की कथा है, ऊर्जा की कथा है। मंदराचल पर्वत और वासुकी, देव और असुर, खींचतान, दबाव, और उसी से निकलता है हलाहल, विष, विनाश और फिर शिव द्वारा उसका संतुलन। यह कथा केवल देवताओं की नहीं है, यह संतुलन की कथा है। वासुकी भीतर भी है। योग में कुंडलिनी शक्ति को सर्प के रूप में देखा जाता है। मूलाधार चक्र में सोई हुई ऊर्जा जब जागती है तो ऊपर उठती है। ठीक वैसे ही जैसे वासुकी पाताल से शिव के कंठ तक पहुंचता है। यह बाहरी कथा नहीं, यह आंतरिक यात्रा भी है। वासुकी नाग देश देश में फैली एक स्मृति यहां से कहानी भारत की सीमाओं को पार करती है। अब तक हमने देखा कि वासुकी इंडिकस एक वास्तविक प्राणी था, एक ऐसा विशाल सांप जो करोड़ों वर्ष पहले धरती पर जीवित था। लेकिन अब सवाल बदल जाता है, अगर वासुकी केवल भारत तक सीमित था तो फिर दुनिया की लगभग हर सभ्यता में विशाल सर्प की कहानियां क्यों मिलती हैं? क्यों अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से लेकिन लगभग एक जैसे स्वरूप में एक ही प्राणी की स्मृति दिखाई देती है? क्या यह केवल संयोग है या फिर यह मानव सभ्यता की साझा स्मृति है? अब हम देश देश चलेंगे, ग्रंथों में नहीं, लोक कथाओं में, झीलों में, मंदिरों में और उन स्थानों में जहां आज भी लोग मानते हैं कि विशाल सर्प कभी वहां मौजूद थे। भारत वासुकी की भूमि। भारत में वासुकी केवल कथा नहीं है, ये परंपरा है, ये पूजा है, ये जीवित विश्वास है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक हजारों ऐसे स्थान हैं जहां नागों को देवता माना जाता है। केरल का मन्नार साला ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये पूरा का पूरा नागों को समर्पित वन क्षेत्र है। यहाँ किसी पेड़ को काटना पाप माना जाता है। यहाँ की झीलों और तालाबों को नागों का निवास माना जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि भूमि के नीचे नागों का लोक है और वही नाग भूमि की उर्वरता को नियंत्रित करते हैं। कर्नाटक का कुक्के सुब्रमण्यम
यहाँ सर्प पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह भय और सम्मान का मिश्रण है। मान्यता है कि यहीं वासुकी ने गरुड़ से शरण ली थी, यहीं वह सुरक्षित रहा। आंध्र प्रदेश में वासुकी के नाम से जुड़े कई प्राचीन स्थल मिलते हैं। यह संकेत देता है कि वासुकी की स्मृति केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं रही, यह भौगोलिक स्थलों से भी जुड़ी रही। नेपाल झीलों के नीचे नागों का लोक अब भारत से उत्तर की ओर बढ़ते हैं। नेपाल, काठमांडू घाटी, आज यह एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, लेकिन प्राचीन कथाएं कुछ और बताती हैं। लोक कथाओं के अनुसार काठमांडू घाटी कभी एक विशाल झील थी। इस झील के नीचे नागों का लोक था, नाग पोखरी। आज भी यह स्थान मौजूद है, यह केवल नाम नहीं है। स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि यहाँ भूमिगत जलमार्गों के माध्यम से नागों का आवागमन होता है। तौदाहा झील, यह झील भी नाग कथाओं से जुड़ी है। यहाँ आज भी नाग पूजा की जाती है। मान्यता है कि झील के नीचे एक विशाल नाग रहता है। यह विश्वास केवल धार्मिक नहीं, यह जल प्रबंधन से भी जुड़ा है, क्योंकि जहां नागों का सम्मान किया गया वहां जल स्रोत सुरक्षित रहे। तिब्बत और हिमालयी क्षेत्र, बर्फ के नीचे छुपे सर्प हिमालय केवल पर्वतों की श्रृंखला नहीं है, यह कथाओं की दीवार भी है। तिब्बती परंपराओं में जल देवताओं को सर्प स्वरूप में देखा जाता है। ऊंचाई पर स्थित झीलें, बर्फ से ढके जलस्रोत, इन सबको नागों का निवास माना गया। यह विश्वास इसलिए भी था क्योंकि हिमालयी क्षेत्र में जल का नियंत्रण ही जीवन का नियंत्रण था। जहां नाग प्रसन्न वहां वर्षा संतुलित, जहां नाग क्रोधित वहां सूखा या बाढ़। चीन ड्रैगन राजा और वर्षा का नियंत्रण। अब हम एशिया के और भीतर जाते हैं। चीन, यहां वासुकी को ड्रैगन के रूप में जाना गया। ड्रैगन यहां विनाश का प्रतीक नहीं, यह जल का स्वामी है, वर्षा का नियंत्रक है, नदियों और समुद्रों का राजा है। चीनी परंपरा में 8 महान ड्रैगन राजा माने जाते हैं। मान्यता है कि ये ड्रैगन धरती के नीचे और जल के भीतर रहते हैं। यह विचार भारतीय पाताल लोक से अजीब तरह से मेल खाता है। ड्रैगन को लंबे सर्पाकार शरीर में दिखाया गया, पंख बाद में जोड़े गए। मूल स्वरूप एक विशाल सर्प ही था। जापान समुद्र के नीचे का सर्प, जापान की कथाओं में रियो नाम का जल देवता मिलता है। यह समुद्र के नीचे महल में रहता है, वहां मोती हैं, रत्न हैं और अमूल्य ज्ञान है। यह विवरण पाताल लोक से अत्यधिक समानता रखता है। जापान के तटीय इलाकों में आज भी समुद्री सर्पों की कहानियां सुनाई जाती हैं। कुछ लोक कथाओं में विशाल सर्पों को समुद्र की गहराइयों से निकलते हुए बताया गया है। मिस्र सूर्य को निगलने वाला सर्प। अब हम एशिया छोड़कर अफ्रीका पहुंचते हैं। मिस्र, यहां विशाल सर्प का नाम है एपेप। यह सर्प हर रात सूर्य को निगलने का प्रयास करता है। यह अराजकता का प्रतीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एपेप को भी भूमिगत शक्तियों से जोड़ा गया। मिस्र वासियों का मानना था कि यह सर्प धरती के नीचे रहता है और उसकी गतिविधियों से भूकंप आते हैं। यह धारणा एक बार फिर धरती के नीचे की अज्ञात शक्तियों की ओर संकेत करती है। अफ्रीका के अन्य क्षेत्र, जीवित सर्प कथाएं। अफ्रीका के कई हिस्सों में आज भी विशाल सर्पों की लोक कथाएं प्रचलित हैं। कांगो बेसिन, घने जंगल, यहां स्थानीय जनजातियां एक विशाल जल सर्प की बात करती हैं, जिसे उन्होंने देखा है या कम से कम देखने का दावा किया है। यह सर्प नदियों में रहता है और कभी-कभी किनारे पर दिखाई देता है। यह कथाएं आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रमाणित नहीं है, लेकिन यह दिखाती हैं कि विशाल सर्प की स्मृति आज भी जीवित है। यूरोप, विश्व को घेरने वाला सर्प। अब हम यूरोप की ओर बढ़ते हैं। नॉर्स सभ्यता, यहाँ विशाल सर्प का नाम है योर्मुंगांदर। यह इतना बड़ा है कि पूरी पृथ्वी को घेर लेता है, अपनी पूंछ अपने मुंह में दबाए हुए। यह छवि केवल कल्पना नहीं लगती, यह समय, चक्र और संतुलन का प्रतीक है। जिस दिन यह सर्प अपनी पूंछ छोड़ेगा, प्रलय आएगी। यह विचार भारतीय कालचक्र की अवधारणा से काफी मिलता जुलता है। दक्षिण अमेरिका पंखों वाला सर्प। अब हम पहुंचते हैं मेसो अमेरिका। यहाँ विशाल सर्प क्वेटजालकोअट्ल के रूप में जाना गया। यह सर्प ज्ञान का प्रतीक है, सृष्टि का निर्माता है। यह भी सर्पाकार शरीर वाला देवता है, जिसे आकाश और पृथ्वी के बीच सेतु माना गया। यह धारणा
कुंडलिनी और वासुकी की आंतरिक यात्रा से गहरी समानता रखती है। ऑस्ट्रेलिया रेनबो सरपेंट ऑस्ट्रेलिया की आदिवासी परंपराओं में रेनबो सरपेंट सृष्टि का आधार है। यह नदियों को बनाता है, झीलों को आकार देता है और जीवन को जन्म देता है। यह सर्प भूमिगत जलमार्गों से जुड़ा है। जहां जहां यह गया वहां पानी निकला। यह धारणा फिर से धरती के नीचे के जल तंत्र से जुड़ती है। एक समान पैटर्न। अब जरा रुकिए और इस पूरी यात्रा को एक बार फिर देखिए। हर देश, हर संस्कृति, हर सभ्यता एक विशाल सर्प, धरती के नीचे जल से जुड़ा हुआ, संतुलन का रक्षक, विनाश और सृष्टि दोनों का स्रोत। यह केवल कहानी नहीं लगती, यह एक पैटर्न है। एक ऐसा पैटर्न जो मानव इतिहास में बार बार उभरता है। यहां से सवाल और गहरे हो जाते हैं, क्या यह सब केवल मानव कल्पना का खेल है, या फिर कभी धरती पर ऐसे विशाल सर्प वास्तव में मौजूद थे जिनकी स्मृति कहानियों में बदल गई? और अगर ऐसा है तो क्या वासुकी उनका सबसे बड़ा रूप था? वासुकी नाग विज्ञान, मनुष्य और पृथ्वी के भीतर छुपा हुआ संसार अब कहानी केवल कथाओं की नहीं रही। अब तक हमने देखा कि अलग अलग देशों और अलग अलग सभ्यताओं में एक ही आकृति बार बार उभरती है। विशाल सर्प धरती के नीचे जल से जुड़ा हुआ। लेकिन अब सवाल बदल जाता है। अब सवाल यह नहीं कि लोग क्या मानते थे, अब सवाल यह है कि वास्तव में क्या था और विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। पृथ्वी के भीतर की दुनिया जिसे हम नहीं देखते, हम जिस धरती पर चलते हैं वह केवल एक पतली परत है। उसके नीचे हजारों किलोमीटर गहराई तक एक और संसार फैला हुआ है। चट्टानें, मैग्मा, अत्यधिक दबाव और फिर भी जीवन। आधुनिक विज्ञान ने यह खोजा है कि धरती के नीचे एक विशाल जीवमंडल मौजूद है। इसे डीप बायोस्फीयर कहा जाता है। यह वह जीवन है जो सूर्य के प्रकाश के बिना लाखों और करोड़ों वर्षों से जीवित है। यह जीवन ऊर्जा प्राप्त करता है चट्टानों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं से। यह खोज मानव इतिहास की सबसे चौंकाने वाली खोजों में से एक है, क्योंकि यह बताती है कि जीवन के लिए आकाश जरूरी नहीं, सूर्य जरूरी नहीं। जीवन धरती के भीतर भी स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकता है। पाताल लोक और डीप बायोस्फीयर एक विचार, दो भाषाएं। भारतीय ग्रंथों में पाताल लोक को एक जीवित संसार बताया गया है। वहां सूर्य नहीं है, लेकिन जीवन है। वहां जल है, वहां नाग है, वहां ऊर्जा है। आज विज्ञान ठीक यही कहता है। डीप बायोस्फीयर में जीवन सूर्य पर निर्भर नहीं, वह चट्टानों से ऊर्जा लेता है, रासायनिक प्रतिक्रियाओं से, दबाव और ताप से। यह समानता संयोग नहीं लगती। यह ऐसा लगता है जैसे प्राचीन मानव ने धरती के भीतर के रहस्यों को किसी रूप में महसूस किया हो और उसे कथा में बदल दिया हो। धरती की रीढ़ और वासुकी की भूमिका। अब एक और रोचक तथ्य पर ध्यान दीजिए। धरती की संरचना, कोर, मेंटल और क्रस्ट, इन परतों के बीच भारी तनाव है, ऊर्जा का प्रवाह है, मैग्मा का दबाव है। अगर यह संतुलन बिगड़ जाए तो भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फूटते हैं, सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं। अब वासुकी की भूमिका याद कीजिए। समुद्र मंथन, रस्सी, तनाव, घर्षण और फिर संतुलन। वासुकी केवल रस्सी नहीं था, वह संतुलन का माध्यम था। वह दो शक्तियों के बीच सहने वाला तत्व था। यह समानता धरती की आंतरिक संरचना से अद्भुत रूप से मेल खाती है। सर्प और मनुष्य का मस्तिष्क। अब सवाल उठता है कि मनुष्य सर्प को इतना याद क्यों रखता है? क्यों हर संस्कृति में सर्प भय और पूजा दोनों का विषय है? इसका उत्तर मनोविज्ञान देता है। विकासवादी मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य का मस्तिष्क विशेष रूप से सर्प पहचानने के लिए विकसित हुआ। प्राचीन काल में सर्प एक वास्तविक खतरा था। जो मनुष्य सर्प को जल्दी पहचान लेता था वह जीवित रहता था। इसीलिए मस्तिष्क में सर्प के लिए एक अलग चेतावनी तंत्र विकसित हुआ। यही कारण है कि आज भी सर्प की आकृति मनुष्य के भीतर तुरंत प्रतिक्रिया पैदा करती है। डर, सम्मान और कभी-कभी पूजा। डर से देवता तक एक लंबी यात्रा। जब मनुष्य ने सर्प से डरना सीखा तो उसने उसका सम्मान भी किया, क्योंकि जो चीज नियंत्रित नहीं होती उसे शांत करना पड़ता है। नाग पूजा इसी विचार से जन्मी। यह पूजा नहीं थी, यह समझौता था धरती के साथ, जल के साथ और उन शक्तियों के साथ जो मनुष्य से बड़ी थी। क्या मनुष्य ने वास्तव में विशाल सर्प देखे? यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है।
वासुकी इंडिकस 47 मिलियन वर्ष पहले जीवित था, लेकिन उसका परिवार मेडसॉइडी काफी बाद तक जीवित रहा। ऑस्ट्रेलिया और एशिया में ऐसे सर्प मिले हैं जो केवल 12,000 वर्ष पहले तक मौजूद थे। उस समय मनुष्य धरती पर मौजूद था। मनुष्य और विशाल सर्प एक ही समय में, यह संभावना पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकती कि प्राचीन मानव ने असाधारण बड़े सर्प देखे हों और उनकी स्मृति कहानियों में बदल गई हो। स्मृति कैसे कथा बनती है? मानव स्मृति सटीक रिकॉर्ड नहीं होती, यह भावनाओं से जुड़ी होती है। डर, आश्चर्य, सम्मान। समय के साथ स्मृति बढ़ती जाती है, आकार बढ़ जाता है, शक्ति बढ़ जाती है और एक दिन एक जीव देवता बन जाता है। वासुकी की कथा शायद इसी प्रक्रिया का परिणाम है। धरती के भीतर आज भी सक्रिय शक्तियां, आज भी धरती के भीतर विशाल संरचनाएं मौजूद हैं। मेंटल प्लूम्स, कोर मेंटल सीमा, जहां ऊर्जा लगातार प्रवाहित होती है। इन संरचनाओं के कारण धरती आज भी जीवित है। ज्वालामुखी, चुंबकीय क्षेत्र और जीवन। अगर यह आंतरिक संसार न हो तो धरती मंगल की तरह मृत ग्रह बन जाए। यह विचार वासुकी के धरती को थामे रखने वाले स्वरूप से फिर मेल खाता है। वासुकी एक जीव या एक सिद्धांत। अब हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां वासुकी को केवल सांप कहना अधूरा लगता है। वासुकी शायद एक जीव था, वासुकी शायद एक स्मृति था और शायद वासुकी धरती की आंतरिक शक्तियों का मानवीय रूपांतरण था। एक ऐसा प्रतीक जो मनुष्य को समझाता था कि धरती के भीतर कुछ ऐसा है जिसका सम्मान करना आवश्यक है। विज्ञान और मिथक टकराव नहीं, संवाद। लंबे समय तक विज्ञान और मिथक को एक दूसरे का विरोधी माना गया, लेकिन अब दृष्टिकोण बदल रहा है। आज विज्ञान मानता है कि मिथक सिर्फ कल्पना नहीं होते, वे अनुभवों का संग्रह होते हैं, पीढ़ियों से चले आ रहे अवलोकनों का रूप। वासुकी की कथा इसी संवाद का उदाहरण है। यहां से अंतिम यात्रा शुरू होती है। अब कहानी एक निष्कर्ष की ओर बढ़ती है, लेकिन यह निष्कर्ष कोई अंतिम उत्तर नहीं देगा, यह केवल एक नई दृष्टि देगा। वासुकी एक प्रश्न है जो हमें धरती को और स्वयं को नए तरीके से देखने पर मजबूर करता है। वासुकी नाग अंतिम यात्रा, सत्य, स्मृति और भविष्य। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां कहानी समाप्त नहीं होती बल्कि अर्थ ग्रहण करती है। अब तक हमने धरती की परतों को देखा, इतिहास की परछाइयों को पहचाना, विज्ञान की खोजों को समझा और मानव स्मृति के रहस्यों को टटोला। अब प्रश्न केवल यह नहीं है कि वासुकी कौन था, अब प्रश्न यह है कि वासुकी आज क्या है। वासुकी एक जीव से आगे, अगर वासुकी केवल एक विशाल सांप होता तो उसकी कथा इतनी दूर तक नहीं जाती। वह केवल एक जीवाश्म बनकर संग्रहालय में पड़ा होता। लेकिन वासुकी हर युग में जीवित रहा, कभी नागों के राजा के रूप में, कभी शिव के गले में, कभी समुद्र मंथन की रस्सी बनकर, कभी पाताल लोक का अधिपति बनकर, और अब विज्ञान की प्रयोगशालाओं में एक जीवाश्म के रूप में। यह परिवर्तन सामान्य नहीं है। यह दर्शाता है कि वासुकी केवल देह नहीं, अर्थ था मानव सभ्यता। और वासुकी जब मनुष्य ने प्रकृति को समझने की कोशिश की तो उसने कहानियों का सहारा लिया, क्योंकि भाषा सीमित थी, ज्ञान अधूरा था और डर वास्तविक था। धरती हिलती थी, ज्वालामुखी फूटते थे, नदियां दिशा बदलती थीं और मनुष्य इन सब के सामने अत्यंत छोटा था। वासुकी इन शक्तियों को एक चेहरा देता था, एक रूप देता था, एक चेतावनी देता था कि धरती केवल जमीन नहीं, वह जीवित है। पाताल लोक एक चेतावनी। पाताल लोक को अक्सर केवल कथा समझ लिया गया, लेकिन यदि ध्यान दें तो यह एक चेतावनी भी था कि जो कुछ धरती के नीचे है वह अदृश्य है, लेकिन महत्वहीन नहीं। आज भी खनन, अंधाधुंध खुदाई और संसाधनों का दोहन धरती के संतुलन को बिगाड़ रहा है। भूकंप बढ़ रहे हैं, जल स्रोत सूख रहे हैं और मौसम चरम पर जा रहा है। क्या यह वही संतुलन है जिसे वासुकी संभाले हुए था? वासुकी और आधुनिक मानव आज का मानव तकनीक से लैस है। उपग्रह हैं, सेंसर हैं, डेटा है, लेकिन फिर भी वह धरती के भीतर पूरा सत्य नहीं जानता। हम अभी भी नहीं जानते कि धरती के भीतर कितना जीवन है, कितनी ऊर्जा है और कितनी सीमाएं हैं। वासुकी की कथा हमें यह याद दिलाती है कि कुछ सीमाएं सम्मान मांगती हैं। स्मृति का महत्व। सभ्यताएं केवल पत्थरों से नहीं बनती, वे स्मृतियों से बनती हैं। जो समाज अपनी प्राचीन स्मृतियां खो देता है, वह भविष्य में वही गलतियां दोहराता है।
वासुकी की कथा एक स्मृति है धरती के साथ सह अस्तित्व की स्मृति। डर और सम्मान दोनों की स्मृति। क्या वासुकी लौटेगा? यह प्रश्न काल्पनिक नहीं है, यह प्रतीकात्मक है। वासुकी का लौटना किसी सांप का लौटना नहीं, यह उस संतुलन का लौटना है जो हमने खो दिया। जब मनुष्य धरती के साथ संतुलन में रहेगा तभी वासुकी जीवित रहेगा, अन्यथा वासुकी केवल ग्रंथों और जीवाश्मों में बचा रहेगा। अंतिम दृष्टि शायद वासुकी एक जीव था, शायद वह एक स्मृति था, या शायद वह धरती की चेतना का मानवीय स्वरूप था, जो हमें यह बताने आया कि शक्ति हमेशा नियंत्रण नहीं चाहती, वह सम्मान चाहती है। यह कहानी यहां समाप्त नहीं होती, यह आपके साथ आगे बढ़ती है। जब आप धरती पर कदम रखते हैं, जब आप पानी पीते हैं, जब आप पहाड़ देखते हैं और जब आप प्रकृति के सामने नतमस्तक होते हैं। अंतिम निवेदन, अगर आपको यह यात्रा सिर्फ जानकारी नहीं, एक अनुभव लगी, अगर आपको लगा कि मिथक और विज्ञान एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो कृपया हमारे चैनल मिथोशॉट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि माइथोशॉट पर हर कहानी मनोरंजन नहीं, एक खोज होती है, एक स्मृति होती है और एक चेतावनी होती है। वासुकी नाग धरती का रक्षक, समय का साक्षी और मानव स्मृति का प्रहरी।